सीपीवीसी में लेके आ जाओ, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कह सकता हूं 30 साल केस चलता रहेगा, फैसला ही नहीं हो पाएगा असली मां कौन है नकली मां कौन है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं तो भी मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये है अंग्रेजी न्याय व्यवस्था। हमको ये नहीं चाहिए अंग्रेजी न्याय, हमको चाहिए तुरंत न्याय मिले, और न्याय मिले, फैसला ना हो। केस का डिसीजन नहीं करना है, जजमेंट देना है, इसके लिए न्याय व्यवस्था है, फैसले करने के लिए नहीं है। अब फैसला और न्याय में अंतर जानते हैं क्या है? एक और उदाहरण से समझाता हूं। एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को डंडे से मत मारो, मारोगे तो जेल हो जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट, डंडे से मारो जेल हो जाएगी। लेकिन उस गाय की गर्दन काट दो और एक एक मांस की बोटी बेच दो उसकी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मांस बेचने के लिए कत्ल खाना खोलने का इस देश में सबको अधिकार है। अब गाय को डंडे से पीटो तो जेल हो जाए, गर्दन से काटो तो मीट एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस मिल जाएगा। ये न्याय है? ये तो अन्याय है। बच्चे को जन्म लेने से पहले गर्भ में मार डालो तो गर्भपात है, जन्म लेने के बाद मारो तो 302 का केस बनता है, फांसी हो जाती है, और गर्भपात में मार डालो तो कुछ नहीं। ये न्याय? हमारे देश में एक कानून है बलात्कार के खिलाफ, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। वो कानून क्या है? किसी भी मां बहन बेटी का बलात्कार हो तो मां बहन बेटी को सिद्ध करना पड़ता है कि बलात्कार हुआ या नहीं, जिसने किया उसको कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। ये न्याय? क्या करें? इस व्यवस्था को खत्म करना है, इसको तो चलाना नहीं है, रखना नहीं है एक मिनट। परिणाम क्या हो रहा है कि जब बलात्कारियों को सिद्ध नहीं करना है कि उन्होंने क्या किया, जिसके ऊपर घटना घटित हुई है उसको सिद्ध करना है, तो सारे बलात्कारी छूटने ही वाले हैं। और इस हिंदुस्तान में 100 बलात्कार के मुकदमे दर्ज होते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 छूट जाते हैं। वो दोबारा किसी मां बहन बेटी की इज्जत को तार तार करते हैं। ऐसा न्याय हमें नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण न्याय चाहिए। इसकी व्यवस्था हम लाना चाहते हैं। इसी तरह हम शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हमारी आज की शिक्षा व्यवस्था मैकॉले के समय की बनाई हुई है, बहुत पुरानी है। मैकॉले ने अंग्रेजों के गुलामी के तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ क्लर्क पैदा करने हैं, इसके लिए ये शिक्षा व्यवस्था लाई थी। मैकॉले ने खुद अपने ड्राफ्ट में लिखा है कि गुलामी की व्यवस्था को पक्का करने के लिए, अंग्रेज सरकार और भारतवासियों के बीच पुल का काम करने के लिए कुछ क्लर्कों की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने ये लाया इंडियन एजुकेशन एक्ट। अब वही हम क्यों चला रहे हैं आजादी के 62-63 साल के बाद? हमें तो गुलाम नहीं पैदा करने, हमें तो क्लर्क पैदा नहीं करने, हमें तो वैज्ञानिक चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, और दिमाग से चाहिए। इसलिए शिक्षा व्यवस्था बदलनी है, और शिक्षा व्यवस्था की भाषा भी बदलनी है। हम अभी अंग्रेजी में पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो दुनिया का कोई देश नहीं करता। आजादी के बाद कोई भी देश ने गुलामी की भाषा को अपने यहां नहीं ढोया, भारत को छोड़कर। सभी देशों ने अपनी मातृभाषा लाई अपने देश में। छोटे छोटे देश हैं, डेनमार्क नाम का बिल्कुल पिद्दी सा देश है, हमारे हिंदुस्तान के किसी मोहल्ले के बराबर का है, इतनी ही आबादी है उस डेनमार्क की। वो देश इतना छोटा होकर अपनी पूरी पढ़ाई डेनिश में कराता है, इंजीनियरिंग डेनिश में होती है, मेडिकल साइंस वहां डेनिश में है, सारा काम वहां वो मातृभाषा में कराता है। तो हम 115 करोड़ की आबादी के देश अपनी मातृभाषा में काम क्यों नहीं कर सकते? हम इंजीनियरिंग क्यों नहीं हिंदी में पढ़ा सकते? मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? मैनेजमेंट की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई हिंदी में क्यों नहीं हो सकती? तो कुछ लोग कुतर्क देते हैं कि हिंदी में शब्दों की कमी है। ऐसी कोई कमी नहीं है। डेनिश भाषा के पास तो बिल्कुल शब्द नहीं है, उससे तो 1000 गुना ज्यादा हमारे पास है। शब्दों की कोई कमी नहीं है, शब्दकोश की कोई कमी नहीं, हमारे पास पर्याप्त शब्द हैं। अंग्रेजी से ज्यादा शब्द हैं हमारे पास। अंग्रेजी तो भाषा 5वीं शताब्दी से आई है, उसके पहले तो कोई जानता नहीं उनका इतिहास क्या है। दुनिया भर के देशों से खिचड़ी बना के इकट्ठी की हुई है उन्होंने। लैटिन से कुछ ले लिया, जर्मन से कुछ ले लिया, फ्रेंच में से कुछ ले लिया, इटालियन में से ले लिया, इससे ले लिया और बना दिया। हमको तो ये नहीं करना पड़ा। संस्कृत में ऐसा घालमेल करने की जरूरत नहीं पड़ी कभी इस देश को, करोड़ों साल से।
और जितना ज्यादा शब्द संस्कृत में हो सकते हैं दुनिया की किसी भाषा में संभव नहीं है, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप यही एक भाषा में है। करोड़ों शब्द, अंग्रेजी में तो अकाल है शब्दों का। एक शब्द है सन, SUN, वो अकेला ही है, दूसरा है ही नहीं। सूरज को बोलने का सन के अलावा दूसरा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास। और हम अगर संस्कृत और हिंदी की बात करें तो दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, मार्तंड 84 शब्द हैं हमारे पास। एक शब्द है अंग्रेजों के पास मून, वो अकेला है, इकलौता है। और हम चंद्रमा के अगर शब्दों की गिनती शुरू कर दें तो वो 62-63 है। एक शब्द है उनके पास वाटर, पानी, और वो पानी चाहे नदी का हो, चाहे नाले का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कहीं का हो, वो एक ही है, वाटर। हमारे पास तो हर जगह के पानी के लिए अलग शब्द है। नदी के पानी के लिए अलग, आकाश के पानी के लिए अलग, समुद्र के पानी के लिए अलग, तालाब के पानी के लिए अलग। शब्दों का भंडार जितना बड़ा हमारे पास है, किसी के पास नहीं। और जिस भाषा के पास शब्दों का भंडार हो, वहां पाठ्यक्रम भी बहुत आसानी से बन सकते हैं, पढ़ाए जा सकते हैं। इसलिए हमें तो अंग्रेजी को छोड़ना ही है, और ऐसे ही छोड़ना है जैसे अंग्रेजों को छोड़ा था। अंग्रेजों को छोड़ दिया तो उनकी अंग्रेजी को छाती से क्यों लगा के घूमे? जरूरत क्या? हमें तो नहीं जरूरत है। आप बोलेंगे जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है तो अंग्रेजी की जरूरत है। कुछ जरूरत नहीं है। जापान बिना अंग्रेजी जाने, सीखे, समझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। जापान का प्रधानमंत्री भी अंग्रेजी नहीं जानता, चपरासी भी अंग्रेजी नहीं जानता। सारी दुनिया में उनका माल बिकता है बिना अंग्रेजी के, तो हमारा क्यों नहीं बिकेगा? रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है, जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है। आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं, और वो बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं। फ्रांस वाले बिना अंग्रेजी के अपना काम चला सकते हैं, नीदरलैंड वाले बिना अंग्रेजी के काम चला सकते हैं, तो हम भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अपनी भाषा पे स्वाभिमान और गौरव करने की बात है, कमी कुछ नहीं है हमारी भाषा। मुझे तो दुख होता है कि हम हिंदुस्तानी अंग्रेजी के चक्कर में फंस के ना तो हिंदुस्तानी रह गए ना अंग्रेज बन पाए, बीच में हो गई खिचड़ी हमारी। कुछ आजकल अंग्रेजी पढ़े लिखे अधकचरे लोगों के घरों में जब मैं जाता हूं तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति देखता हूं। पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया, यही समझ में नहीं आता। और जिन्होंने बेटे का नाम टिंकू रखा उनसे पूछता हूं तुमको मालूम है टिंकू का अर्थ क्या है, तो उनको नहीं मालूम। टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का। जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, वो अंग्रेजी में टिंकू होता है। यहां अच्छे खासे लड़के को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा बना रहे हैं। क्या मूर्ख लोग हैं इस देश में, पढ़े लिखे। बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, बबलू, डबलू, क्या मतलब है बबलू, डबलू, ट्विंकल, टिम्पल? नामों की कुछ कमी आ गई है क्या? अकाल पड़ गया इस देश में। और ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में पढ़े लिखे, रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं। अंग्रेजी आती नहीं है उनको। जितने लोगों को अंग्रेजी बोलते मैंने सुना है 99% गलत व्याकरण और गलत उच्चारण का उपयोग करते हैं, फिर भी रौब झाड़ने के लिए बोलते रहते हैं। शब्दों का अर्थ नहीं मालूम फिर भी बोलते रहते हैं। कभी कभी चला जाता हूं किसी के घर में तो कहते ओ राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? क्योंकि उनको मिसेज का अर्थ ही नहीं मालूम, बोल रहे हैं मिसेज। किसी की धर्मपत्नी कहती ही इज माई मिस्टर। मैं पूछता हूं रियली ही इज योर मिस्टर? क्योंकि मिस्टर का अर्थ नहीं मालूम। ये मिसेज और मिस्टर अंग्रेज सभ्यता में से पैदा हुए दो शब्द हैं। हर सभ्यता की अपनी कोई विशेषता होती है, ऐसे ही अंग्रेजों की एक विशेषता है, और वो विशेषता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन। इंग्लैंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा पुरुष जिसके 20-30 महिलाओं से कम से संबंध रहे हों, और एक महिला नहीं मिलेगी जिसके 20-30 पुरुष से कम से संबंध रहे हो। वो एक से संतुष्ट हो ही नहीं सकते, उनको 20 लगते हैं। मेरे बहुत दोस्त हैं यूरोप में, 30-30 शादियां की हैं और 31 भी करने को तैयार।
सवेरे शादी, शाम को तलाक, फिर दूसरी शादी, फिर शाम को तलाक। क्योंकि भरोसा ही नहीं है दोनों को एक दूसरे पर, क्योंकि शादी होती ही नहीं है आत्मा से, वहां तो शरीर से होती है। आत्मा को तो मानते नहीं ना वो, आपको मालूम है, वो मानते नहीं कि आत्मा कोई चीज है। वो तो कहते हैं शरीर है और शरीर का आनंद है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो जयराम जी की अलग अलग, फिर दूसरे को ले लो, फिर तीसरे को ले लो। तो जिन देशों में स्त्री पुरुषों के बीसियों संबंध बनते हैं, वहां पर मिस्टर एंड मिसेस शब्द उपजे। और इनका अर्थ क्या है? मिसेस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी वो स्त्री जिसके साथ आप रात बिस्तर में बिता सकते हैं, वो मिसेस होती है। ताली मत बजाइए। और मिस्टर का माने वो पुरुष जो पति को छोड़कर है, जिसके साथ आप बिस्तर में रात बिता सकते हैं, ये है मिस्टर एंड मिसेस। यहां धर्म पत्नी जो अग्नि को साक्षी मानकर आपके घर में आई है, आप उसको मिसेस बनाने में लग गए। अक्ल नहीं है, कुछ समझ नहीं है हमको। एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का, जो किसी भाषा में नहीं है, हो भी नहीं सकता, मैडम। जानते हैं मैडम का अर्थ क्या? यूरोप में और इंग्लैंड में विशेष रूप से वैश्या घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका होती है, उसको मैडम कहते हैं। रंडी घर को चलाने वाली जो मुख्य संचालिका है, उसको मैडम कहते हैं। और यहां हमारी सम्मानजनक मां बहन बेटियों को मैडम मैडम बोल के हम कहते रहते हैं। अक्ल नहीं है, समझ नहीं। और मां बहन बेटियां भी कहती है मैडम बोलो मुझे। समझ तो लो पहले कि मैडम का अर्थ क्या है। ये अधकचरा ज्ञान हमारा। अंग्रेजी अगर ठीक से जानी होती, समझी होती, पढ़ी होती, अंग्रेजी का इतिहास पढ़ा होता, शब्दों का इतिहास पढ़ा होता, कहां से ये शब्द निकले हैं, क्यों निकले हैं, हर एक शब्द के पीछे कोई इतिहास है और उनकी कोई सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था है, उसमें से वो शब्द पैदा होते हैं। एक शब्द आया फादर इन लॉ और दूसरा मदर इन लॉ। ये ससुर नहीं होता, वो कोई दूसरी चीज है उनके यहां। आपको मालूम है शादी वहां कॉन्ट्रैक्ट है, आत्माओं का संबंध नहीं है। और हर कॉन्ट्रैक्ट कानून से बंधा हुआ होता है। इसलिए फादर इन लॉ है, इसलिए मदर इन लॉ है, इसलिए ब्रदर इन लॉ है, इसलिए सिस्टर इन लॉ है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से बंधा हुआ है। भारत में ये नहीं है। हमारे यहां तो ससुर और सास माता पिता के समान है, आत्मा से हमारा बंधन है उनका। हम मूर्खों के मूर्ख फादर इन लॉ बताते रहते हैं, ये ससुर है फादर इन लॉ। जीभ फटती है हमारी ससुर कहने में और फादर इन लॉ कहने में गर्व है। मूर्खों के मूर्ख हैं सच में। मेरा यही कहना है, अंग्रेजी इस्तेमाल करो तो पूरी तरह से जान लो, समझ लो, फिर इस्तेमाल करो तो अपनी मूर्खता पे हंसी तो नहीं आए। कम से कम मूर्खता करो तो समझ के करो, और जब समझ नहीं है तो फंसना क्यों उसमें। कुछ ऐसे मूर्खता की चीजें हैं अंग्रेजी में, पीयूटी पुट, बीयूटी बुट, और अगर बीयूटी बट तो पीयूटी पट, सीयूटी कट, बीयूटी बट तो पीयूटी पट क्यों नहीं होना चाहिए बताइए मुझे। और अगर पीयूटी पुट तो ब्यूटी बुट और सीयूटी कुट क्यों नहीं होना चाहिए? कोई उत्तर नहीं। एक अंग्रेजी का शब्द है केमिस्ट्री, तो CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहां क्या है, CH का है, तो चोपड़ा में CHOPARA, चोपड़ा में तो कोपड़ा होना चाहिए। अगर केमिस्ट्री में केमिस्ट्री हो सकता है तो चोपड़ा में कोपड़ा क्यों नहीं होना चाहिए? और कोपड़ा का चोपड़ा हो रहा है तो केमिस्ट्री का केमिस्ट्री क्यों नहीं होना चाहिए? कुछ जवाब नहीं। कहीं सी का है, कहीं सी चा हो जाता है, कहीं सी सा हो जाता है, कुछ अता ही पता नहीं है कहां सा, कहां का, कहां चा। हमारी संस्कृत में तो नहीं होता, कहीं भी, हिंदी में भी नहीं होता। ये अधकचरे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? वो सिखाते हैं, मैं किसी के घर में घुसता हूं, ये अक्सर मेरे साथ होता है, कहते हैं बेटा अंकल आए हैं, जरा पोयम तो सुनाओ।
तो मैं कहता हूँ भाई ये अंकल कौन है? मैं चाचा हो सकता हूँ, मामा हो सकता हूँ, ताऊ हो सकता हूँ, फूफा हो सकता हूँ, मौसा हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, ये अंकल कहाँ से हो गया? मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल है कौन। चाचा, मामा, काका, मौसा, फूफा हमारे यहाँ तो निश्चित शब्द है ना। और किसी के भी घर में घुसो, मामा हो जाओ तो कितना अच्छा, नहीं तो चाचा हो जाओ। ये अंकल होने की जरूरत क्या है? वो अपने बच्चों को कहते हैं अंकल आए हैं, तो फिर वो सुधारते, अच्छा भाई चाचा कहलवाएंगे, मामा कहलवाएंगे। फिर वो कहते हैं पोएम सुनाओ, कविता नहीं पोएम सुनाओ। अब कविता और पोएम में जमीन आसमान का अंतर है। वो बताता हूं अंतर क्या। वो बच्चा टेप रिकॉर्डर की तरह से चालू हो जाता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वांट्स टू प्ले। अब बच्चे को पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है? रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। कहता मालूम नहीं। किसने सिखाई? मम्मा ने सिखाई। मम्मा को पूछा अर्थ मालूम है? रेन रेन गो अवे। नहीं मालूम। किसने सिखाई? उनके टीचर ने सिखाई। टीचर को पूछो रेन रेन गो अवे। अर्थ मालूम नहीं है, भेड़िया धसान लगा रखा है, रटा रहे हैं रटा रहे हैं रटा रहे हैं। फिर बच्चे को जब मैं समझाता हूं देखो इसका अर्थ है बारिश बारिश तुम चली जाओ, मत आओ, क्योंकि मुझे खेलना है। अब बारिश चली जाए, वो यहां ना आए, और ये ईश्वर से प्रार्थना के रूप में बच्चा कहे, और करोड़ों बच्चे ये कहें ईश्वर ने सुन ली तो बारिश को बुला लिया वापस, क्योंकि सब बच्चे कह रहे हैं रेन रेन गो अवे, भाग जाओ बारिश तुम। तो ईश्वर ने कहा चलो ठीक है बुला लो वापस। तो बारिश तो होगी नहीं, खेत में पानी तो आएगा नहीं, तो अन्न तो पैदा होगा नहीं, तो खाएंगे क्या? रेन रेन गो अवे खा के पेट भरेगा? हम मूर्खों को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान में 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर जहां खेती होती है, उसमें से 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही पानी की व्यवस्था है। 9 करोड़ हेक्टेयर जमीन की खेती तो बारिश की ताकत पर होती है। जिस देश की 60% खेती बारिश पर होती हो, वहां के बच्चे ये गाएं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। महामूर्खता की ये हद है। फिर उन बच्चों को मैं कहता हूं कि ये है पोएम जो आई है इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड में बारिश कभी भी होती है, मौसम का भरोसा नहीं। इंग्लैंड में कहते हैं 3 W हैं जिनका कोई भरोसा नहीं। वेदर कोई भरोसा नहीं, वाइफ कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। हाँ बिल्कुल भरोसा नहीं है वाइफ का, वेदर का भरोसा नहीं, और वर्क काम का भरोसा नहीं। 20 साल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कल आपको पिंक स्लिप देंगे और कहेंगे जी चले जाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदर एकदम पक्का है, भरोसा है। बारिश का सीजन है तभी बारिश होगी, ठंड में तो ठंड होगी, गर्मी में गर्मी ही होगी। ये भारत में नहीं हो सकता। और वाइफ तो इतनी पक्की है इस देश में कि 1 जन्म नहीं 7-7 जन्म तक का बंधन है। तो हमको ये अंग्रेजियत में जाने की जरूरत नहीं है। फिर आप बोलेंगे जी भारत के बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? कविता सिखाइए। आपको एक मैं मराठी कविता बताता हूं, बहुत सुंदर कविता है। ये रे पाऊसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। ये है भारतीय कविता। बच्चे क्या कह रहे हैं? बारिश बारिश तुम जल्दी आओ, ये रे माने जल्दी जल्दी आओ, ये रे पाऊसा तुला दे, तो पैसा देने को तैयार है बच्चा, तुम आ जाओ एक बार। हम बारिश को बुलाने वाले देश के लोग हैं, क्योंकि 60% उत्पादन बारिश की ताकत पर होता है। तो यहाँ के जमीन से जो कविता फूटेगी वो ये रे पाऊसा ही होगी। इंग्लैंड की जमीन से जो कविता फूटेगी वो रेन रेन गो अवे होगी। हर सभ्यता की कविताएं अलग होती हैं, हर संस्कृति के वाक्य अलग होते हैं, सूक्त अलग होते हैं। ये समझने की जरूरत है। अंग्रेजियत में ये रे पाऊसा नहीं मिलेगा। तो भारतीयता में आइए, इस अंग्रेजी का पिंड छोड़िए। आप दुनिया भर में बोलते फिरते अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल नहीं है। 200 देश हैं, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, और उन्हीं देशों में अंग्रेजी है जो अंग्रेजों के गुलाम है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, वेस्ट इंडीज, फिर साउथ अफ्रीका, फिर स्कॉटलैंड, फिर आयरलैंड, ये सब अंग्रेजों के गुलाम हैं, इसलिए अंग्रेजी बोलते हैं।
जो देश गुलाम नहीं हुए वहां अंग्रेजी नहीं है। मैं तो आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां फ्रेंच चलती है, अंग्रेजी में भाषांतर करते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को पूछा, यूएन अधिकारी को, कि आप अंग्रेजी में काम क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा वो कोई भाषा है? मैं पूछा मतलब? उन्होंने कहा सबसे रद्दी भाषा दुनिया की, जिसका अपना व्याकरण नहीं है, जिसके अपने शब्द नहीं है, सब नकल करके घेर बटोर के इकट्ठा किया है। तो फिर मैंने कहा आप फ्रेंच में काम क्यों करते हैं? तो उसने इतना सुंदर जवाब दिया जो आपको भी पसंद आएगा। उसने कहा फ्रेंच बहुत वैज्ञानिक भाषा है। मैं बोला इसकी वैज्ञानिकता क्या है? तो उसने कहा इसमें धातु रूप अलग होता है, शब्द रूप अलग होता है। मैं पूछा ये कहां से आया है? उसने कहा संस्कृत में से आया है। क्योंकि दुनिया में एक ही भाषा है संस्कृत, जिसके धातु रूप, जिसके शब्द रूप, और आप जानते हैं कितनी विशेष भाषा है कि आपकी क्रिया बदलती रहती है हर क्षण आपके संज्ञा के हिसाब से। मैं जाता हूं, वे जाते हैं, तुम जाते हो, तीनों में ही अलग, किसी भाषा में नहीं होता। इसलिए जब इतनी अच्छी भाषा अपने पास है संस्कृत, और अब सब वैज्ञानिक कहने लगे हैं कि सबसे ज्यादा वैज्ञानिकता संस्कृत में है, शब्दों की संख्या संस्कृत में है, तो क्यों अपनी संस्कृत को क्यों ना अपनाएं? हिंदी को क्यों ना अपनाएं? मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम को क्यों ना अपनाएं? इस देश में क्यों विदेशी भाषा का मोह करें? इस मोह को तो छोड़ना पड़ेगा और इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। भाषा को हमारे देश में वैसे ही तय करने की जरूरत है जैसे अंग्रेजों के साथ हमने तय किया था। अंग्रेज रहें तो ठीक है, अंग्रेजी थी, अब अंग्रेज गए तो अंग्रेजी को विदा करना ही है। और जिस दिन अंग्रेजी विदा होगी उस दिन इस देश में एक नई क्रांति होगी। आप जानते हैं क्या होगा? इस देश के करोड़ों विद्यार्थी जो गणित में अच्छे हैं, भौतिक शास्त्र में अच्छे हैं, रसायन शास्त्र में अच्छे हैं, अर्थशास्त्र में अच्छे हैं, इतिहास में अच्छे हैं, सब विषयों में पारंगत हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल होते हैं तो उनकी जिंदगी रुक जाती है, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजी में फेल हो गए। मैं ये बात अपने आप से कहना चाहता हूं और आपसे कि उनको अंग्रेजी में ही फेल होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं है, विदेशी है। कौन सा अंग्रेज है जो हिंदी में पास होकर दिखा सकता है? आप ले आइए। और कौन से अंग्रेज परिवार के लोग हैं जो मार मार के अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हों? ले आइए। हम मार मार के अपने बच्चों को अंग्रेजी क्यों सिखा रहे हैं? और अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो उस पर अफसोस क्या कर रहे हैं? फेल तो उनको अंग्रेजी में ही होना चाहिए, पास तो हिंदी में होना चाहिए, संस्कृत में होना चाहिए, क्योंकि विदेशी भाषा में फेल नहीं होंगे तो किस में फेल होंगे? लेकिन हमारे देश की मुश्किल क्या है कि जो विदेशी भाषा में फेल हो गया वो जिंदगी में फेल हो जाता है, वो कहीं भी पास नहीं हो पाता है, पूरा जिंदगी भर वो दर्द सहता रहता है अंग्रेजी का। मैंने देखा है इस देश के बहुत विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी में लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो लिखते पढ़ते बोलते हैं मातृभाषा में, फिर उसका भाषांतर करते हैं विदेशी भाषा में। उनकी जिंदगी का 6 गुना ज्यादा समय इसी भाषांतर में निकल जाता है। फिर परिणाम क्या होता है? 2-3 साल में जो इंजीनियरिंग होना चाहिए वो 5.5 साल में होता है, 6 साल में होता है, 7 साल में। 1.5-2 साल में जो मेडिकल की पढ़ाई होनी चाहिए वो 5-7 साल खिंच जाती है। भाषा को बदल दीजिए, मातृभाषा ले आइए, सारी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई 1.5-2 साल में ही हो जाएगी। चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई 6-8 महीने में हो जाएगी। मैनेजमेंट की पढ़ाई 2-3 महीने में हो जाएगी। और एक दिन मैंने मेरे ऊपर ये करके देखा कि पहली कक्षा से 12वीं तक मैं अंग्रेजी हटा दूं हर जगह से, तो 12 साल में जितना मैंने सीखा मैं 2 साल में वो सब सीख सकता हूं। 10 साल अपनी जिंदगी के बचा सकता हूं, दूसरे काम में लगा सकता हूं। करोड़ों विद्यार्थी वंचित हैं इस देश में, वो सिर्फ अंग्रेजी के कारण। हमें इसको हटाना है, मातृभाषा के आधार पर शिक्षण व्यवस्था को लाना है। इसके लिए भारत स्वाभिमान अभियान है। और ऐसे कुल हम 60-65 काम करना चाहते हैं इस देश में, छोटे बड़े कुल मिलाकर, इस व्यवस्था को सुधारने। इन्हीं सब कामों के लिए भारत स्वाभिमान बनाया। एक और काम हम करना चाहते हैं
कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी लूटने के लिए। अब आजादी के 62 साल में 5000 विदेशी कंपनी आ गई लूटने के लिए। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, ये सब विदेशी कंपनियां ऐसे ही लूट रही हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटती थी। इनको भी हम भगाना चाहते हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया वैसे ये पेप्सी कोक को भी भगाना चाहते हैं। उसके लिए स्वदेशी आंदोलन इस देश में फिर पैदा करना चाहते हैं। एक बार स्वदेशी आंदोलन लोकमान्य तिलक ने शुरू किया था, महात्मा गांधी ने किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। अब वही स्वदेशी आंदोलन फिर करना चाहते हैं। गांधी जी, तिलक और सावरकर ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, हम वो करना चाहते हैं पेप्सी, कोका कोला जैसी 5000 कंपनियों के खिलाफ। उसमें आपका हमें सक्रिय सहयोग चाहिए। आप बोलेंगे क्या? गांधी जी ने, तिलक ने देश को समझाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान मत खरीदो, ये भाग जाएगी। हम भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि इन 5000 विदेशी कंपनियों का सामान मत खरीदो, ये भी भाग जाएंगे। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, इन कंपनियों का सामान मत खरीदिए। इनके स्थान पर सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदिए, देशी सामान खरीदिए। पैसा देश का बचेगा, अर्थव्यवस्था में ताकत बढ़ेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला कि सारे हिंदुस्तानी लोग पेप्सी कोक पीते हैं। एक बोतल 12 रुपए की मिलती है, 70 पैसे में बनती है, 12 की वो बेचते हैं। एक बोतल पर 10 रुपए उनको नेट प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद। 700 करोड़ बोतल उनकी साल में बिकती है। 7000 करोड़ रुपए वो लूट ले जाते हैं इस देश। पेप्सी कोक का पानी पिलाकर, और वो पानी 12 रुपए का है 300 मिलीलीटर, 36 रुपए का हो गया 900 मिलीलीटर, 40 रुपए का 1 लीटर। 1 लीटर पानी 40 रुपए का हम पी रहे हैं। 20 रुपए लीटर का दूध नहीं पी सकते और अपने को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और जो पेप्सी कोक का पानी पी रहे हैं उसको पीने में मजा नहीं आता। नाक में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, आंखों से आंसू निकलते हैं, फिर भी गटागट पीते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो बेस्ट क्वालिटी है क्योंकि अमेरिका से आया है। उसकी क्वालिटी एक दिन पता की तो पता चला उसमें एसिड मिलाते हैं, फास्फोरिक एसिड। ये वही एसिड है जिससे संडास साफ करने वाला फिनाइल बनाते हैं। हमारे घर में हार्पिक बनता है, फिनाइल बनता है, वो जिस एसिड से बनता है उसी से पेप्सी कोक बनता है। एक दिन मैंने मेरे घर में परीक्षण किया कि एसिड से अगर हम फिनाइल से और हार्पिक से संडास साफ कर सकते हैं तो पेप्सी से भी होना चाहिए। क्वालिटी दोनों की एक ही है। मैंने करके देखा, बहुत अच्छा साफ होता है, बहुत अच्छा। 1 महीने मैंने मेरा टॉयलेट साफ नहीं किया। 1 बोतल पेप्सी कोला लाके स्प्रे किया, 20 मिनट के बाद पानी से धोया, टॉयलेट पॉट झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। उस दिन से मैंने एक विज्ञापन शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब ये पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग इसी टॉयलेट क्लीनर को पीते हैं। अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाते हैं। एक तरफ कहते हैं अतिथि देवता होता है, देवताओं को ही संडास साफ करने का पानी पिलाते। कुछ अतिथि तो ऐसे घर में आते हैं, घुसते ही कहते हैं ठंडा लाओ, माने टॉयलेट क्लीनर पिलाओ हमको। मत पीजिए, अच्छा नहीं, क्वालिटी बहुत खराब। मैं आपको सच्ची जानकारी देता हूं, मैं महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में बहुत दिन रहा। वहां कपास की फसल होती है, कपास पे कीड़े बहुत लगते हैं। कीड़ों को मारने के लिए किसान पेप्सी कोक स्प्रे करते हैं और कीड़े मर जाते हैं, क्योंकि पेप्सी कोक में खतरनाक जहर हैं, क्लोरोपाइरीफॉस, एंडोसल्फान, मेलाथियान, डाइक्रोमेट, मोनोक्रोटोफॉस, जिससे कीड़े मरते हैं फसल के, वो पेप्सी कोक है। मत पीजिए इसको। तो क्या पिए? गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसम्मी का रस, दही की लस्सी, गाय का दूध, कुछ भी पीजिए। 7000 करोड़ का अगर गन्ने का रस पीने लगे तो करोड़ों किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि वो गन्ना पैदा करने में ही करोड़पति हो जाए। तो पैसा देश के किसान को दीजिए, ना कि अमेरिका की कंपनी। ऐसे ये आप कॉलगेट क्लोजअप मत खरीदिए, ये विदेशी पेस्ट है। दांत साफ करने के लिए जो आप कॉलगेट क्लोजअप इस्तेमाल करते हैं, कितनी लूट है। 30 रुपए का 100 ग्राम है, 300 रुपए किलो। 200 रुपए किलो बादाम है, 300 रुपए किलो टूथपेस्ट है, 150 रुपए किलो घी।